मित्रों, नमस्कार। ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जो मुझे पैशनेट चिट्ठियां लिखती थी और मैंने 10-12 बार उनका जवाब दिया। एक दिन मैंने जवाब भेजना बंद कर दिया तो उसने उन सारी चिट्ठियों को समेटा और एक गुड बाय नोट के साथ मुझे वापस भेज दिया। उसका दिल टूट गया था। मुझे हजारों फैन मेल आते थे। एक बार मैंने एक फैन की चिट्ठी का जवाब दे दिया। इसके बाद उसने मुझे 3720 चिट्ठियां भेज डाली, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं दोबारा जवाब दूं। मित्रों, बात कर रहे हैं हम सिने अभिनेता देव आनंद की। देव आनंद आज जिंदा होते तो पूरे 100 वर्ष की होते। ये काल्पनिक किस्सा नहीं, देव आनंद ने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा रोमांसिक विथ लाइफ में किया है। वो एक ऐसे स्टार थे जिसकी मकबूलियत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और न जाने कितने मुल्कों में थी। हॉलीवुड में डेविड लीन, ग्रेगरी पेक, फ्रैंक कोप्पोला जैसे दिग्गज उन्हें जानते पहचानते थे। देव आनंद का जन्म अविभाजित पंजाब के जिस हिस्से में हुआ था वो अब पाकिस्तान में है। लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद जुलाई 1943 को जेब में 30 रुपये लेकर वो फ्रंटियर मेल से बम्बई के लिए निकल पड़े थे और कुछ ही सालों में वो भारत में बहुत बड़े स्टार बन गए। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि लाहौर लौटने के लिए उन्हें 55 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जहां उनके हजारों फैंस हैं। बीबीसी से एक बार बातचीत में देव आनंद ने बताया था कि जब कॉलेज में वो दाखिल हुए थे, मैंने चौकीदार से कहा कि देव आनंद आए हैं। चौकीदार हैरान होकर बोला, वो इंडिया तो आया। जैसे ही देव आनंद ने अपने कॉलेज को देखा, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने दरवाजे को गले से लगाया और दहाड़े मार कर रोए। कॉलेज के समय वो उषा नाम की एक लड़की से प्यार करते थे, उसका नाम पुकारा। स्टेज पर बैठ के रोते रहे, दीवारों से लिपट लिपट के रोते रहे। उन्होंने बताया कि जब वो आखिरी बार लाहौर कॉलेज से निकले थे तो वो उषा को क्या कह कर निकले थे। लाहौर को छोड़ के देव आनंद ने सन 1943 में जब बम्बई पहुंचे तो शुरू में कभी क्लर्की की तो कभी ब्रितानी सेना के सेंसर दफ्तर में नौकरी की, लेकिन हसरत तो एक्टर बनने की थी। एक दोस्त जिनके साथ वो संगीत की क्लास लेते थे, उन्होंने उन्हें निर्माता बाबू राव की फिल्म के बारे में बताया। वहां जाने पर चौकीदार ने अंदर जाने नहीं दिया। बाबू राव बाहर बैठे उस हैंडसम लड़के के चेहरे को नज़रअंदाज न कर पाए। ऑडिशन के लिए डेक्कन क्वीन ट्रेन से उन्हें पुणे भेजा गया और शुरू हुआ फिल्मी सफ़र हम एक हैं, जो 1946 में आई। पहली ही फिल्म में देव आनंद के सामने एक शर्त रखी गई थी। देव आनंद अपनी किताब में लिखते हैं, मुझसे कहा गया कि तुम्हारे दांतों के बीच हमें फिलर देना पड़ेगा। मैंने अपनी जीभ घुमाई ये पक्का करने के लिए क्या वाकई मेरे सामने मेरे दांतों के दोनों तरफ गैप है। दांतों में गैप की वजह से मैं फिलर के साथ शूटिंग करता रहा, लेकिन मैं नेचुरल फील नहीं कर पा रहा था। बाद में मेरी गुजारिश पे ये फिलर हटा दिया। मैं खुश हूँ कि मैं जैसा हूँ, लोगों ने मुझे वैसा ही स्वीकार किया। देव आनंद की दीवानगी के किस्से नेपाल में भी खूब मिल जाएंगे, जहाँ उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम और इश्क की शूटिंग की थी। वो बताते हैं कि नेपाल में देव आनंद साहब का बहुत क्रेज रहा। उनके जैसा हेयर स्टाइल बनाने के लिए लड़के बेम्बू की लकड़ी में खास तरह का गर्म तेल बालों में लगाते। देव आनंद के दांतों में गैप था। हालत ये थी कि लड़के अपने दांतों की शेप बिगाड़ कर देव आनंद जैसे दांत बनवाने की कोशिश करते। जब हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग नेपाल में हुई तो पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। एक रात हमें पता चला कि दम मारो दम गाना काठमांडू में शूट हो रहा है। फिर देव आनंद और जीनत अमान को देखने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस को डंडे चलाने पड़े। लोगों ने भी पत्थर फेंके पुलिस पर। हमने भी एक दो फेंके थे। ये देव साहब का जादू था। उन दिनों में दार्जिलिंग गया तो देखा कि सारे सैलानी वहीं हैट पहन के घूम रहे हैं जो देव आनंद ने ज्वेल थिप में पहनी थी, और वही ब्लैक एंड वाइट जूते जो देव साहब पहना करते थे। देव साहब के बारे में एक बात और कही गई है कि उन्हें काली शर्ट पहनने पर मनाही थी। आइए जानते हैं इस बारे में क्या सच्चाई है। देव आनंद को जितना बाजी, टैक्सी ड्राइवर, गैम्बलर, गाइड जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है, उतना ही उनके स्टाइल के लिए भी। झुकी हुई गर्दन, उनकी वो टोपी, गले में रंगीन स्कार्फ और बिना पॉज लगातार बोलने का अंदाज
बहुत सारे लोग इसी स्टाइल के कायल थे। इस बारे में देव आनंद ने एक बार बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि दरअसल मैं स्ट्रूप करता हूँ, झुककर चलता हूँ। फिल्मों में मुझे लंबे लंबे डायलॉग मिलते हैं और मैं कस में रहता हूँ कि पॉज लूँ या नहीं, तो मैं एक ही सांस में बोल जाता था और यही देव आनंद का स्टाइल बन गया। आलम यह था कि देव आनंद के बारे में यह बात फैल गई थी कि उन्हें काली शर्ट पहन के निकलना मना है क्योंकि उन्हें देख के लड़कियाँ बेहोश हो जाती है। हालांकि देव आनंद ने इसे हंसी में टालते हुए सिर्फ इसे एक अफवाह बताया था जो फिल्म काला पानी में काले कपड़े पहनने से शुरू हुई थी। देव आनंद साहब रिस्क लेने वाले अभिनेता कहे जाते थे। एक स्टाइलिश स्टार के अलावा देव आनंद ने हिंदी फिल्मों में विजनरी भी माना जाता था। उनमें रिस्क लेने का मादा था। वो लड़का जो 1943 में लगभग खाली हाथ मुंबई आया था, वो 1949 में अपना नया प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स खड़ा कर लेता है। टैक्सी ड्राइवर, काला बाजार, हम दोनों जैसे मेन स्ट्रीम फिल्मों की, लेकिन गाइड 1965 के रूप में बोल्ड विषय भी चुना जिसमें प्रेम का बिल्कुल अलग रूप दिखाया गया। देव आनंद का ये रोल ग्रे शेड वाला था जिसमें वो अंत में साधु बन जाते हैं और मर जाते हैं, यानी वो सब जिसकी उम्मीद लोग स्टाइलिश देव आनंद से नहीं कर रहे थे। मार्केट में लोग गाइड को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग गाइड को देव आनंद का मास्टरपीस मानते हैं। अब बात करते हैं सुरैया और देव आनंद की मोहब्बत की। देव आनंद की निजी जिंदगी भी खुली किताब की तरह है। अभिनेत्री सुरैया से उनकी मोहब्बत थी, पर मजहब की दीवार की वजह से दोनों की शादी न हो सकी और सुरैया ताउम्र अकेली रही। वरिष्ठ पत्रकार अली पीटर जॉन देव आनंद के दोस्त और फैन भी थे। उन्होंने अपनी किताब माई डेज मेमोरी ऑफ इमॉर्टल मैन में लिखते हैं कि देव आनंद मुझसे कहा करते थे कि काश हमारी कहानी का अंत कुछ और होता। तब मैं स्क्रीन पे काम करता था और स्क्रीन ने 2002 में सुरैया को लाइफ टाइम अवार्ड देने का फैसला लिया। सुरैया मेरी सहयोगी फिरोज से पूछती रही क्या कि देव साहब आएंगे। फिरोज ने कहा देव स्क्रीन के किसी समारोह को मिस नहीं करते, लेकिन देव आनंद ने कहा कि अच्छा नहीं लगेगा, मैंने 40 सालों से न उसे देखा है न ही फ़ोन पे बात की है। इस बार रहने दो, मुझे पता है कि हम दोनों ही इसे सहन नहीं कर पाएंगे। बाद में देव साहब जानना चाहते थे कि सुरैया कैसी दिख रही थी, उनके बालों में फूल थे या नहीं, उन्होंने कैसी साड़ी पहनी थी। सुरैया की मौत वाले दिन भी उन्होंने मुझे बुलाया था। उनका पेंट हाउस बंद था। वे टेरेस पर एक टेंट में अकेले बैठे रहे। उनकी आंखों में बस आंसू थे। लेकिन अपने गाने में ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया की तर्ज पर देव आनंद ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपनी हीरोइन कल्पना कार्तिक से शादी की। जीवन के आखिरी दिनों तक वो फिल्में बनाते रहे, भले वो फ्लॉप हुई। बसंत थापा कहते हम फैन भी आखिरकार थक गए उनकी बात की फिल्मों देखकर, पर वो नहीं थके। वरिष्ठ पत्रकार भारती दुबे देव आनंद को कवर करती रही हैं। वो कहती हैं कि कई लोगों को उनके आखिरी दौर का सिनेमा पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि वो पहले वाली बात नहीं थी उन फिल्मों में, लेकिन देव आनंद को विश्वास था उन्हें फिल्में बनाते रहना है, चाहे उन्हें 0 स्टार मिले या तारीफ। लेकिन वो कहा करते थे मुझे काम करते करते ही मरना है। आखिर कुछ फिल्मों में देव आनंद को डिफाइन नहीं करती। भारती दुबे ये भी बताती है कि उन्हें भारत का पहला अर्बन हीरो कहा गया। वे देहाती रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन देव आनंद का स्टाइल, उनका चार्म अलग था। उन्हें भारत का ग्रेगरी पैक कहा जाता था। देव आनंद का बचपन में चलते हैं। अपनी किताब में देव आनंद बताते हैं कि एक बार वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास शरबत पी रहे थे। शरबत वाले ने देव साहब को देखा और कहा तुम्हारे माथे पे बड़ा सूरज है, तुम बड़े इंसान बनोगे। इसे किस्मत करे, मेहनत, जुनून या इत्तेफाक, वो बच्चा बड़ा होकर एक स्टार बना जो वक्त के दायरे में भी आगे जाकर टाइमलेस बना। शायद इसलिए पुणे में उनके फैन युवराज शाह ने देव आनंद के लिए एक बाड़ा बनवाया है जिसका नाम रखा है सदाबहार देव आनंद उद्यान।